अस्सलामुअलैकुम। सुरखांचल सीज़न 3 जिसका नाम है यारियाँ और इसकी राइटर है तानिया ताहिर। किस नंबर है 24। वो संजीदगी से उसे देख रहा था। जो लग ही नहीं रही थी वहीं जाना है जो उसके पास थी, जबकि वो दरवाजे से सर टिकाकर बेसाख्ता रोती चली गई। इतना रोई कि अशर अपनी जगह से हिलकर उसके पास आया। एक डेढ़ या शायद 2 माह जिस तरह उसने गुजारे थे ये वही जानती थी। आपी का रूप, कासिम भाई की जलालत, वो सब कुछ उसके लिए ऐसा ही था जैसा किसी अजनबी के लिए। उसने सोचा नहीं था जिंदगी उसे ये रुख दिखाएगी। वो छोटी सी लड़की जिस उम्र में किसी शहजादे की ख्वाहिश रखती हो वो सब झेल रही थी जिससे वो अब थक चुकी थी। अशर ने उसका चेहरा थाम लिया जबकि उसने उसके हाथ झटक दिए। मुझे बाबा के पास जाना है, वो बोली। वो खामोशी से उसका चेहरा देखने लगा। वो चाहता तो उसे बहुत कुछ सुना सकता था, मगर मालूम नहीं किस एहसास ने उसे रोक लिया। ठीक है, वो बोला और जाना को लगा, गोया उसकी सांस से लौट आई हूँ। क्या सच में उसके ठीक है की तवक्को नहीं थी। वो एकदम हैरानगी से उसके बाजू को जो करती पूछने लगी, जबकि अशर को उसकी आंखों की बेयकीनी काफ़ी चुभ रही थी। वो सर हिला गया। वो मेरा सामान आप ही के पास है अशर। वो लोग वो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। और वो उसके सीने से लग गई तो अशर चंद लम्हों के लिए रुका। उसके दिल में ये कैसा सुकून था जो दूर तक समा गया था। उसने अपने बाजू का आसार उसके गिर्द बांध लिया। वो खामोश था। उसके रोने की वजह से अशर के दिल में एक अजीब सी कैफियत बन गई थी, जैसे वो नाम देता मोहब्बत निकलती और उससे वो निगाह चुरा गया था जिसके तहत वो एक लफ्ज़ नहीं बोल सका और ना ही उससे किसी बात का शिकवा किया। वो काफ़ी कमज़ोर लग रही थी और शायद अशर उसे देखकर खुद भी शॉक्ड था, तभी कोई रिस्पॉन्स नहीं ले पा रहा था। वो तादेर उसे यूं ही सीने से लगाए खड़ा रहा और जाना जितना रोज सकती थी उतना रोई। उसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़े वो खड़े खड़े जब थक गई तो शर्मिंदगी से उससे अलग हो गई। बैठ जाओ, उसने उसको कुर्सी पर बैठने के लिए कहा, जबकि जाना बैठ गई। कुछ खाया है? वो उसका जर्द चेहरा देखकर पूछने लगा। नहीं, उसने कल से कुछ नहीं खाया था। अशर ने कार्डलेस उठाया और उसके लिए उसकी पसंद की चीज़ मंगवाने लगा, जबकि जाना ने उसका चेहरा कुछ हैरानगी से देखा। क्या उसे याद था? क्या वो उसके लिए इतनी अहम थी कि वो ये याद रखता कि वो फास्ट फूड पसंद करती है? लेकिन उसे फिक्र थी आपी और कासिम भाई की कि वो लोग फिर आ जाएंगे। वो कुछ बेचैनी से बैठी थी। टेक इट इजी, बच्चों की तरह बिहेव मत करो, वो उसके गाल को नरमी से छूता बोला, जबकि जाना के लिए उसका ये रूप बिल्कुल नया और पहचान से दूर था। वो उसके साथ ही चेयर घसीट कर बैठ गया और कुछ देर कुछ सोचता रहा। जाना उसका चेहरा देखने लगी। वो पहले रोज़ की तरह वैसा ही था, खूबसूरत और काबिल तारीफ, लेकिन अच्छा इंसान तो वो भी नहीं था। और फिर वो आगे को हुआ और उसका चेहरा देखने लगा जो सता हुआ था। तुम भागी क्यों इस दिन? यानी वो उसे रियायत नहीं देगा? जाना उसके सवाल पर उसकी जानिब देखने लगी। आप ही की कॉल आई थी, उन्हें ज़रूरत थी मेरी। वो सच बता गई। वो छुपा कर करती भी क्या? यानी तुमने अपनी बहन को ढूंढ ही लिया? अशर सर हिलाने लगा। उस इसलिए तो नहीं ढूंढा और मैंने तो नहीं ढूंढा, उन्होंने मुझे ढूंढ लिया। उसे याद था अशर यही कहता था कि वो अपनी बहन को ढूंढ कर ले आए तो वो उसे आज़ाद कर देगा। वो उससे आज़ाद नहीं होना चाहती थी, बस उससे दूर चली जाना चाहती थी। कैसे किया तुमने उससे राब्ता? नहीं, क्या वो तुमसे कैसे कर सकती है राब्ता? अशर प्लीज़, वो रो पड़ी। मैं सच कह रही हूँ, मुझे ना खड़ा करे अदालत में। मेरी हालत देखिए, आखिर कितनी नफ़रत है आपको मुझसे जो ख़त्म ही नहीं हो रही। कितनी नफ़रत है। एक लम्हे के लिए मुझे लगा था शायद सब बदल जाए, लेकिन वो तड़प उठी। लेकिन कुछ नहीं बदला, आप वैसे ही हैं, सख्त और जाबिर। वो झटके से उठ गई। अशर लब भींच गया। पहली बार लगा गलत सवाल थे उसके। उसकी हालत वाकई स्टेबल नहीं थी। वो कितनी कमज़ोर लग रही थी और शायद डरी हुई। वो गहरा सांस भरकर उसकी कलाई थाम गया। हाथ छोड़िए मेरा, मुझे आपकी भी किसी मेहरबानी की ज़रूरत नहीं है। मेरी किस्मत में अगर सिर्फ नोचना घसीटना लिखा है तो अपनी किस्मत बदल नहीं सकती। ये सब मेरे साथ होकर। उसके अल्फाज थम गए जब अशर ने उसे अपनी सिमत खींच लिया और अपनी गोद में उसे बिठाकर वह उसकी हैरान और परेशान शक्ल को देख रहा था। उसके बिखरे बेतरतीब बालों को अपने हाथों से संवारता। वो आंखों से कुछ कहना चाहता था, लेकिन लब अब भी एक दूसरे में पेवस्त थे। तुम्हारी बहन के पास क्या इतने भी पैसे नहीं थे कि तुम्हें अच्छा लिबास पहनाती? वो ज़रा कड़वे लहजे में बोला, जबकि जाना ने उसके पास से उठने की कोशिश नहीं की। मुझे भूख लग रही है, वो अपने मुंह से बोली थी। अशर उसके सवाल को इग्नोर करने पर तब सा गया जब वो अपनी बहन की हमायत में खड़ी होती थी। उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। उसने दोबारा कार्डलेस उठाया और किसी को बुरी तरह झाड़ दिया कि जाना शर्मिंदा रह गई कि उसकी वजह से किसी ने डांट खा ली। अशर ने कार्डलेस फेंका और उसकी कमर में हाथ डाल लिया।
जाना को लगा वो उसकी कमर पर दबाव बढ़ा रहा है कि वो कांच की टेबल पर झुकने लगी है, और शायद वो चाहती थी वो बहुत सारा वक्त सुकून की नींद सो जाए, लेकिन उसके दिमाग में बार बार आपी का ख्याल आता कि वहाँ खाने के लाले पड़े हुए थे। कासिम भाई कुछ कमाते नहीं थे, फिर आपी कैसे रहेंगी? हाँ, उन्होंने उसके साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन वो क्या अपनी बहन को ऐसे ही छोड़ दे? वो सोच रही थी। अशर उसको यूं ही पकड़े बैठा था, और इससे पहले वो कुछ करता दरवाज़ा बजा। उसने जाना का हाथ थामा और बाहर ले आया। कहाँ जा रहे हैं? वो सवाल कर बैठी। कहीं नहीं जा रहे, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ अजनबी नहीं है, वो बोला, और खाने के डब्बे पकड़कर उसने पहली बार हॉस्पिटल में जाना का हाथ थामा था, और वो उसे लिए चलता हुआ हॉस्पिटल की जानिब आ गया। जबकि असफर ने ये मंजर देखा तो फौरन लहबा को कॉल घुमा दी। उसे लगा तो वो इस लड़की के साथ फिर कुछ जुल्म करेगा। वो उसे उसी रूम में ले आया। बुरी यादें ही सही, लेकिन इसके अलावा फ़िलहाल मैं कहीं नहीं जाना चाहता। एनीवेज बैठ जाओ, मेहमान हो तुम, जो मैं गाइड कर रहा हूँ तो चल रही हो, वो चिढ़कर बोला तो जाना ने नफ़ी में सर हिलाया। आप कभी नहीं बदल सकते, वो अफसोस से बोली, और अपने ही आप से उलझन महसूस करती वहाँ वार्डरूम में मौजूद लिबास को देखने लगी। ऐसा लगा जैसे कुछ सुकून महसूस हुआ, जैसे ये सब अपना हो। उसने ड्रेस खींचा और वॉशरूम में जाने लगी। पहले कुछ खा लो, अशर की आवाज़ पर पलटी। वो उसका इंतज़ार कर रहा था। यह हैरान कुन था। उसकी हरकतें उसके लहजे से बहुत मुख्तलिफ थीं। उसकी हरकतें जहाँ जाना को खुश फहम कर रही थी, वहीं जब वो बोलता तो वो फिर से सिमट जाती। मैं फ़्रेश होना चाहती हूँ, कहकर वो वॉशरूम में चली गई। अशर जबकि पहली बार उसका मुंतज़िर था। उसने कॉल घुमाई और सीसीटीवी फुटेज निकालने के लिए किसी को कहा था। उसे वो रिपोर्ट 10 मिनट में चाहिए थी, और अगले 10 मिनट में उस वक्त की वीडियो रिकॉर्ड उसके मोबाइल पर था। वो बार बार रिवाइंड करता उस शख्स को देख रहा था जो जाना को ज़बरदस्ती घसीट कर ले जाना चाहता था। उसका बस नहीं चलता था कि माहम किस तरह उसके हाथ चढ़ जाए और वो गर्दन दबाकर उसे जान से ही मार दे। इतनी नफरत और गुस्सा था उसके अंदर। उसने कभी उसे खुद ढूंढने की कोशिश नहीं की कि उस घटिया लड़की के लिए वो अपना कीमती वक्त ज़ाया करना नहीं चाहता था, लेकिन अब वो उसे मिल चुकी थी। वो उसकी ज़िंदगी को इस तरह तंग कर देता कि पनाह मांगती। और हैरानगी की बात थी, जब से जाना ने माहम का जिक्र किया था, जाना से मसला जैसे ख़त्म होता सा लग रहा था। वो वॉशरूम से बाहर निकली तो अशर की सीधी निगाह उस पर गई। उसके वजूद की जानिब देखा। वो ज़रूरत से ज़्यादा स्मार्ट हो चुकी थी, जो बिल्कुल समझ नहीं आई थी अशर को, और शायद पसंद भी। इधर आओ, उसने उसे बालों से तौलिया खोलने से पहले ही पकड़ लिया। मैं ये वो कुछ बोली कि वो संजीदगी से उसे देखने लगा। वो उसके नज़दीक आ गई। अशर ने उसे फिर से हाथ पकड़कर अपने नज़दीक खींच लिया और उसे अपने आगे बिठा लिया। जाना बैठ गई। अशर ने उसके सर से तौलिया आज़ाद किया और उसके गिर्द बाजू बांध लिए। उसके गीले उलझे बिखरे बालों को एक तरफ कर दिया। वो उसी तरह उसे कमांड करता था। ये जाना के लिए नया नहीं था। जाना चंद लम्हों के लिए उसकी इस तवज्जो को अपना हक समझने लगी। उसने पिज़्ज़े का डब्बा खोला और खुद अपने हाथों से उसे खिलाने लगा। शायद तुम मुझे प्रेग्नेंट ही अच्छी लगती हो, मोटी और भरी हुई। जब प्रेग्नेंट थी मेरा दिल आता था तुम पर, इसीलिए तुम्हें अपने पास से जाने नहीं देता था। फिलहाल तुम मुझे इतनी मजलूम लग रही हो कि ना मेरा तुम पर दिल आ रहा है और ना मुझे ये महसूस हो रहा है कि 2 महीने बाद तुम मुझे मिली हो। वो आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा था, जबकि उसे खुद खिला रहा था। जाना सुन रही थी और खामोशी से खा रही थी। दिमाग में हर लुकमा लेकर एक ही बात चल रही थी, और वो ये कि आपी के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं, और कासिम भी बहुत घटिया इंसान था। अशर ने किसी बात पर रिस्पॉन्स नहीं पाकर झुक कर उसका चेहरा देखा। तुम कुछ बोल रही हो? उसने सब याद था। शायद जाना ने मुड़ना चाहा, मगर उसने उसको मुड़ने नहीं दिया। और फिर उसे याद आया कि अशर जब खाना लाता था तो वो उसको अपने हाथों से खिलाती थी। तुम कुछ भूल रही हो। आप तो मुझे वैसे भी पसंद नहीं करते। अब मैं बदशक्ल हो जाऊं या मुझे कुछ भी हो, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? या फिर इस बात से कि मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊं? वो संजीदगी से बोल गई, जबकि अशर खामोश हो गया। जाना को यकीन था अब वो उसे उसके मुंह पर पिज़्ज़ा मारकर खड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो ऐसा ही था। लेकिन सब कुछ इसके बरक्स हुआ था। उसने पास्ते का डब्बा खोला और कांटे में पास्ता भरकर उसके मुंह की तरफ बढ़ा दिया और फिर से चम्मच से खुद खिलाने लगा। हाथ है, शुक्र है अभी तो मेरे पास, उसने कहा, और जाना सर झटक गई और एक बार फिर से माहम की फिक्र सताने लगी कि उसने कुछ देर शायद कुछ सोचा था, और अभी वो बोलती कि अशर का सेल फोन बजने लगा। स्क्रीन पर मॉम कॉलिंग लिखा था। जब अशर ने कॉल अटेंड कर ली, वो सब भूलती ये सोचने लगी थी कि वो क्या जवाब देगा। लाजमी तौर पर छुपा लेगा, यानी एक बार फिर ये कमरा उसका कैद खाना था। अशर ने कांटा छोड़ा और अपनी माँ से बातें करने लगा कि जाना अब खुद खाने लगी। जी मॉम,
वो बहुत सुकून से बोला था। कहाँ हैं आप? किसके साथ हैं? लाइबा की बेचैनी और अजलत भरी आवाज़ थी। अपनी बीवी के साथ हूँ। क्यों, खैरियत? वो ऐसे बोला जैसे ये तो बिल्कुल आम बात थी उन दोनों के लिए। जाना शौक नज़रों से उसे देखने लगी और दूसरी तरफ से कॉल कट गई। जब कैशर ने दूसरा कांटा ढूंढा मगर उसे मिला नहीं। जाना ने बिलाखिर पिस्ता कांटा में भरकर उसके मुंह की जानी बढ़ा दिया। अशर ने तकिए उठाए और सुकून से लेट गया। तो फिर क्या ख्याल है? वो उसे गौर से देखने लगा। किस बारे में? वो समझी नहीं थी। मैं सोच रहा था तुम्हें प्रेग्नेंट हो जाना चाहिए। वो जैसे ही बोला जाना के चेहरे पर एक साया सा गुजर गया। प्लीज़ मुझे ये याद मत दिलाना कि पहले भी मैंने ही मारा था अपने बच्चों को। ये तुम भी जानती हो मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं थी। अपने बच्चों की थी जो तुम्हें इस कैद खाने में सब मिल जाता था और मैंने नहीं मारा अपने बच्चों को। तो मैंने मारा है। खा पी कर अब उसमें हिम्मत आ चुकी थी, तभी भड़क कर बोली। ठीक है, मान लिया तुमने भी नहीं मारा। वह एहसास करने वाले अंदाज में उसके हाथ से ज़बरदस्ती लुकमा लेता बोला। अशर, मैंने अपने बच्चों को नहीं मारा। अगर मैं होश में होती तो डॉक्टर को ये ज़रूर कहती कि मेरी जान चली जाए, लेकिन उनके बाप को उसकी औलाद मिलनी चाहिए। वैसे भी मेरी परवाह पूरी दुनिया में किसी को नहीं। वो तल्खी से हंसी। परवाह की तो बात भी नहीं, मुझ पर तो रहम भी किसी को नहीं आता। तो मुझे मर जाना चाहिए था उसी वक्त, भीगे लहजे में कहती वो खाना छोड़ गई। अशर उसकी जानिब देखता रहा और फिर उसने सारा सामान बीच में से खुद उठाया और जगह बनाकर उसने जाना को अपनी सिमत खींच लिया। वो उसके सीने से आ लगी। अशर, मैं थक गई हूँ, प्लीज़। वो रोते हुए उसके सीने पर सर रख गई। अशर उसके रोने पर और उसके सीने पर आ लगने से खाइफ सा हो गया। उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। टेक इट इजी, अब कुछ गलत नहीं होगा। वो बोला। नहीं, कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ भी नहीं। मैं फिर से कैदी नहीं होना चाहती। मुझे बाबा के पास भेज दे। पूरी दुनिया में वही मेरा ख्याल रखने वाले हैं और वो मुझसे इतना दूर हैं और बेबस हैं कि मैं चाहकर भी उनके पास नहीं जा सकती। वो उससे इल्तिजा करने लगी। उसके जाने की बात अशर को चुभ रही थी, लेकिन वो खामोश रहा। जितना जलील वो शायद हो चुकी थी, ये उसका हक था कि वो पुरसुकून फिजा में सांस ले। हाँ, वो नहीं चाहता था कि वो यहाँ से जाए, लेकिन शायद उसका चले जाना बेहतर था। पासपोर्ट कहाँ है तुम्हारा? वो पूछने लगा। आप ही के पास, वो बोली और यूँ लगा कि आप ही के जिक्र पर ही चेहरे के जाविये बिगड़ गए थे उसके। ठीक है, जाओ, जाकर अपना पासपोर्ट ले आओ, मैं तुम्हारी टिकट्स करा देता हूँ। वो कहकर चुप हो गया, जबकि जाना लब भींच गई। वो यही चाहता था वो चली जाए, लेकिन एक शर्त है। वो शायद कुछ सोच रहा था। कैसी शर्त? जाना समझ नहीं सकी। अगर तुम प्रेग्नेंट होगी उसी दिन तुम्हारी टिकट्स खुद करा कर दूंगा। नो, वो चिल्ला उठी। यस हनी। वो खबीस इंसान था, इस बात का अंदाज़ा जाना को हो ही गया। कभी नहीं। मैं क्यों लेकर जाऊं अपने ऊपर ये जिम्मेदारी? मैं आज़ाद ही ठीक हूँ, वो बोली। आंखों में कुछ झिझक भी थी। सोच लो, वरना तुम कहीं नहीं जा रही हो और तुमसे बेहतर मुझे कौन जानता है। वो मुस्कुराया। जाना को सख्त जहर लगी थी ये मुस्कुराहट। अभी वो आगे से कोई जवाबी कार्रवाई करती कि दरवाज़ा तेज़ी से धड़धड़ा उठा और अशर माथे पर बल डाले दरवाजे की सिमत बढ़ा। दरवाज़ा जैसे ही खुला, एक जोरदार थप्पड़ अशर का मुंह पर पड़ा। जाना की चीख सी निकली और अशर ने हैरान नज़रों से बाप को देखा। और कितनी कमीनगी दिखानी है तुमने, हैदर धाड़ा। अशर खामोशी रहा, जबकि लाइबा अंदर दाखिल हुए। वो भी खाइफ हो गई थी हैदर के इस रद्द-ए-अमल से। वो तो खुद बहाना लगाकर यहाँ आ रही थी, लेकिन शायद उसकी परेशान शक्ल से सब समझ जाता था। वो तभी उसके साथ आ गया और लाइबा आहिस्तगी से उसे बुरा सा मुंह बना गई, लेकिन उसका गुस्सा काबू में रखने की हर मुमकिन कोशिश की कि उससे गुजारिश करती रही, जबकि हैदर इस कदर आग बगोला हो गया कि उसे देखते ही उसके मुंह पर थप्पड़ मार गया। लाइबा ने जाना का हाथ थाम लिया। बेटा आप ठीक है? मैं ठीक हूँ, लेकिन वो अशर को देखने लगी। दिल तो करता है तुम्हें अपना बेटा ही ना कहूँ, क्योंकि तुम्हारे जैसा जलील और बेगैरत शख्स खानदान में नहीं है। अशर को दूर धकेलकर हैदर जाना की सिमत बढ़ा तो वो डर ही गई। घर चलो और इस कमरे को हॉस्पिटल से ख़त्म करा दो, वरना मैं खुद जला दूंगा। उसकी धाड़ पर कोई कुछ नहीं बोला था। लाइबा कुछ झाड़ते वो बोला और लाइबा बेटे को देखने लगी जो खामोश खड़ा था। अगर कोई हैदर से लड़ता था तो वो सिर्फ आइस ही था, वरना वो तीनों उसके आगे खामोश ही रहते थे। ज़बरदस्ती जाना को वहाँ से लेकर वो वहाँ से निकल गया, जबकि अशर को एक लम्हे के लिए खुद पर हंसी आई। पहली बार उसके साथ इंसानों की तरह पेश आया था और इनाम में जानदार थप्पड़ मिला था। वो बालों में हाथ फेर गया और खुद भी वो रूम लॉक करके वहाँ से चला गया। जाना घर लौटी तो सब खामोशी से उसे देखते रहे थे, जबकि उसके दिमाग में उन सब लोगों के लिए कुछ नहीं था। अगर था तो अशर के लिए। जाओ बेटा, आराम कर लो, जमल ने नरमी से कहा। उसने खुद ही पहल की थी। उस लड़की के साथ बहुत ज्यादती हो रही है और वो ऐसा नहीं चाहती थी।
कोई घर का शख्स उसके साथ अदावत रखे और उस फंक्शन का बदला ले, जाना ने सर हिलाया। वो खुद भी उन सब लोगों के पास नहीं रुकना चाहती थी और वो अशर के कमरे में भाग गई। नीचे खड़े सब लोग अदा के कमरे से अशर के कमरे का ये सफ़र देख रहे थे। हैदर, आप मुंह से बात कर सकते हैं, जवान बेटे हैं हमारे। लाबा को बहुत बुरी लगी थी ये बात। समझ नहीं आती इन्हें, इसीलिए हाथ की ज़बान समझानी पड़ती है। खैर, मुझे कॉफ़ी का मग दे दो। मालूम नहीं अदा को क्या हो गया, इतनी अच्छी कॉफ़ी बनाती थी, जब से ट्रेन से वापस आई है बाहर ही नहीं आती। कमरे से अच्छा तुम ला दो और ये फाइल भी उठा कर दो। वो बोला तो लाइबा नफ़ी में सर हिलाती गुस्से से बाहर आ गई। दिल किया उसके सर पर कॉफ़ी का मग मार दे, जबकि वो अपनी हंसी दबाता वहाँ से गौहर के केस की फाइल लेकर लॉन में आ गया था। आर्यान पर केस बनने के चांसेस उसे दिख रहे थे। उसने अपनी ज़मानत के पेपर कचहरी में दे दिए थे, लेकिन वो आर्यान पर भी भड़का हुआ था आजकल। लॉन में माही को देखकर वो ठठक कर रुका। वो फूल तोड़ रही थी। वो उसके पीछे पीछे जाकर खड़ा हुआ यूं कुछ फासले पर, जबकि माही को अपने पीछे किसी का एहसास हुआ और फिर वो डर कर मुड़ी तो हैदर को देख कर सहम उठी। वो उसे घूर रहा था। जी आपको कोई काम था? मेरा काम करने के लिए घर वाले बहुत हैं, मुझे किसी अजनबी से काम कराने की आदत नहीं। माही उसे उस दिन से काफ़ी बुरी लग रही थी जब उसने आधी रात में आर्यान के कमरे से निकलते देखा था उसे। और अंकल को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। अंकल, आपको पूछना तो चाहिए वो क्यों थी उसके कमरे में, उसको खाना देने गई थी। आपको ऐसे नहीं सोचना चाहिए, यू वेरी बैड। शुक्र है, मुझे भी डर लग रहा था। अंकल उसको मैंने कहा कि अब जाहिर सी बात है, इट्स नॉट मतलब कोई ये छोटी बात नहीं है, काफ़ी बड़ी बात है कि वो घर से चली गई है और वो भी ऐन वक्त में, और फिर वो अब आती है। तो मुझे लगा था कि उसका गुस्सा लड़की पर होगा, लेकिन नहीं, उसके बाप ने उसको थप्पड़ मारा। मुझे बड़ा मज़ा आया। वो उसको लेकर चला गया। मतलब हैदर में थोड़ा सा वो है, वो इतना ज़्यादा नहीं करता जिस तरह से वो बात करता है ना, डुंग डुंग डुंग। लड़कियों से भी वो इतना ज़्यादा नहीं करता, मतलब बस अपनी बीवी से ही ठीक से बात करता है वो, बाकी वो किसी के साथ सही बात नहीं करता। तो मुझे वो थोड़ा सा लगता है अंकल थोड़े चेंज है। तो अब ना बाकी वाले अंकल बड़े मज़े के थे। अंकल बड़े अच्छे थे, बेटियों को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। अच्छा, कंपैरिजन मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने दोनों सीज़न पढ़े हैं, पर मुझे अब एग्जैक्टली स्टोरी याद नहीं, पता नहीं क्या 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 होता रहा है। इनकी एक चाची होती थी सलार की, अब वो पता नहीं कहाँ है। और इसके अलावा वो चाची वो बाद में आई नहीं कहानियों में ना, उनकी एक बेटी होती थी। और फिर ये मैं तो भूल ही गई हूँ यार, तुम लोग दोबारा सुन लेना अगर तुम लोगों को भी याद नहीं है। पूरा सुनना, पिछले दोनों वाले सीज़न बहुत मज़े के वो भी थे। इस तरह की स्टोरी यार, तुम लोग अगर बोल्ड नॉवेल्स नहीं पढ़ते हो तो बोल्ड सीन्स मत पढ़ा करो, ठीक है? मतलब वो अंदर से स्किप कर दिया करो। आप लोगों के पास प्रॉपर चॉइस होती है, सही है, तो वो उसको स्किप कर दिया करो। ओवरऑल स्टोरी बहुत मज़े की। और इसके अलावा मैं कहूँ तो तानिया तार के सारे नॉवेल्स बहुत अच्छे हैं और मैंने उनके काफ़ी नॉवेल्स पढ़े हैं। रक्स मोहब्बत जैसे इश्क मासूम है, और ये वाला तो पढ़ा ही है। और भीगा दिसंबर भी, वो भी कंप्लीट किया। भीगा दिसंबर बोल्ड बिल्कुल नहीं है, वो बोल्ड नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा बहुत एक्सट्रीमिस्ट लेवल का उसमें हीरो है, बहुत एक्सट्रीम लेवल का। लेकिन स्टोरीज़ में ऐसा होता है बस यार, मैं स्टोरीज़ को ऐसे नहीं देखती कि वो ऐसे नहीं होना चाहिए हीरो को, ऐसे हीरोइन को नहीं होना चाहिए, ये वो। मैं जैसी स्टोरी होती हूँ मैं उसको एज इट इज़ पढ़ती हूँ। मतलब मैं करैक्टर्स को चेंज करने का नहीं कहती। हाँ ठीक है, अगर वो ऐसे हैं तो ठीक है, अब उनको बदल जाना चाहिए, अब उनको अच्छे हो जाना चाहिए, अब उनको सही हो। जैसे अशर का थोड़ा सा था तो मुझे था कि अशर ठीक हो जाए उसके साथ, और अशर वो सही हो गया, वो अच्छा लग रहा है ना कि उसका ख्याल रख रहा है, वो थोड़ा बदल रहा है। तो वो भी मज़े का था कि सब लोग देख रहे थे अदा के कमरे से अशर के कमरे तक का सफ़र। तो जाहिर सी बात है यार, वो उसका हस्बैंड है, उसका शौहर है। खैर देखते हैं आगे क्या होता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।